और रिंकू एक शहर में रहते थे। दोनों एक दूसरे के बहुत बड़े दुश्मन थे। मगरू को अपनी स्विमिंग की काबिलियत में बहुत घमंड था और रिंकू खरगोश को अपने भागने की काबिलियत पर। उनकी दुश्मनी का फायदा उठाने की फिराक में बहुत से जानवर रहते थे और उन्हें एक दूसरे के खिलाफ भड़काते थे, लेकिन तोता ऐसा था जो उन दोनों का दोस्त था। मगरू, मेरे ख्याल से तुम्हें और रिंकू को दोस्ती कर लेनी चाहिए। आखिर तुम दोनों बेवजह एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हो। तो मगरू कहता है, ये बात तुम रिंकू को समझाओ तोता, वो बहुत घमंडी है और मेरे बारे में बहुत बुरा बोलता है कि मुझसे बहुत बदबू आती है और ना जाने क्या क्या। मैं रिंकू से बात करूंगा, लेकिन ये जान लो कि तुम दोनों को बाकी जानवर भड़काते हैं। फिर तोता रिंकू के पास जाता है। रिंकू, तुम और मगरू मेरे अच्छे दोस्त हो, इसलिए कह रहा हूँ दूसरों की बातों में मत आया करो और दोस्ती कर लो। मगरू मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए तरकीब लगाता रहता है, मैं उससे दोस्ती नहीं कर सकता हूँ। दोनों तोता की बात नहीं मानते हैं। तोता दुखी हो जाता है और एक दिन वो बीमार पड़ जाता है। उससे मिलने के लिए मगरू और रिंकू आते हैं। मगरू, रिंकू, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। मुझे एक खास जड़ी बूटी की जरूरत है, लेकिन वो नदी के पार मैदान के अंदर मिलेगी। अगर मुझे वो दवाई नहीं मिली तो मैं खत्म हो जाऊंगा। ये सुनकर मगरू और रिंकू दोनों दुखी हो जाते हैं। मैं तुम्हारे लिए नदी पार करूंगा दोस्त, मैं स्विमिंग में बहुत माहिर हूँ। तो रिंकू कहता है, मैं तुम्हारे लिए जमीन के अंदर से जड़ी बूटी की दवाई निकाल लूंगा, मुझे गाजर निकालने की आदत है। और दोनों दवाई की तलाश में निकल पड़ते हैं। लेकिन जैसे ही रिंकू नदी के किनारे पहुंचता है तो देखता है कि नदी का पुल टूटा हुआ है। अरे, अब मैं कैसे नदी पार करूंगा? वहीं मगरू तुरंत नदी में डाइव मारकर नदी पार करने लगता है। तुम किसी काम के नहीं हो रिंकू। रिंकू बहुत मुश्किल से पुल की लकड़ी के सहारे डूबते डूबते बचता है और नदी पार करता है। नदी पार करने के बाद मगरू मिट्टी खोदने लगता है, लेकिन मिट्टी उसकी आंख में, नाक में घुस जाती है और उसके नुकीले पंजों से जड़ी बूटी को भी नुकसान होने लगता है। तुम्हारी मूर्खता के कारण जड़ी बूटी खराब हो रही है मगरू। फिर रिंकू अपने हाथों से बहुत सावधानी के साथ मिट्टी खोदकर जड़ी बूटी निकाल लेता है। दोनों फिर नदी के पास वापस जाने के लिए पहुंचते हैं। तुम नदी में डूब जाओगे, मुझे जड़ी बूटी दे दो। तुम्हारे तैरने से जड़ी बूटी भीग जाएंगे, जड़ी बूटी तुम्हें नहीं दे सकता। दोनों सोच में पड़ जाते हैं और फिर देखो, मैं तुम्हारे बिना नदी पार नहीं कर सकता और मैं तुम्हारे बिना जड़ी बूटी को बिना खराब किए वापस नहीं लेकर जा सकता। फिर मगरू की पीठ पर रिंकू सवार होकर नदी पार कर लेता है और जड़ी बूटी सुरक्षित तोता के पास पहुंच जाते हैं। तुम दोनों ने क्या मिलजुल कर ये काम किया है? हाँ, तुम्हारी दोस्ती के लिए हम दोनों ने अपनी दुश्मनी भुला दी। हमारी दुश्मनी से बढ़कर तुम्हारी तबीयत बड़ी है तोता। बहुत अच्छे मेरे दोस्तों, मैं तबीयत खराब होने का नाटक कर रहा था। मैं देखना चाहता था कि तुम दोनों मेरी दोस्ती निभाते हो कि अपनी अपनी दुश्मनी, और तुम दोनों ने ये साबित कर दिया कि तुम भी दोस्त बनकर रह सकते हो। और फिर मगरू और रिंकू समझदारी दिखाते हैं और अच्छे दोस्त बन जाते हैं और अब उन्हें कोई भी एक दूसरे के खिलाफ भड़का नहीं सकता था। कभी भी सिर्फ दूसरों के कहने पर किसी को अपना दुश्मन नहीं मान लेना चाहिए। एक छोटे से गांव में मगरू बदमाश रहता था। वो दूसरे के बच्चों को अपहरण कर लेता था, लेकिन आज तक उसे किसी ने रंगे हाथों नहीं पकड़ा था। तो किसी को ये नहीं पता था कि मगरू ही बच्चों की चोरी करता है। उसी गांव में पिग्गी और पिग्गा रहने के लिए आते हैं। उनके 3 छोटे छोटे बच्चे थे। पिग्गा कहता है, बच्चों, हम काम से बाहर जा रहे हैं, तुम लोग घर को अंदर से बंद कर दो और जब हम आए तभी घर का दरवाजा खोलना। जी पापा।
ऐसा कहकर वो और उसकी पत्नी चले जाते हैं और ये देखकर मगरू सोचता है, वाह, इतने सुंदर बच्चे, इन्हें चुराने में मजा आएगा। और मगरू उनके घर जाता है और दरवाजे पर खटखटाता है, लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोलता है। एक बच्चा ऊपर खिड़की से उसे देख लेता है। अरे, कोई दरवाजा नहीं खोल रहा है, मैं बहुत देर रुक नहीं सकता, अगली बार पूरी प्लानिंग के साथ आऊंगा। और वो वहाँ से चला जाता है। जब पिग्गा और पिग्गी वापस आते हैं तो पापा, मगरमच्छ अंकल दरवाजा खटखटा रहे थे, हमने दरवाजा नहीं खोला। लेकिन कम से कम ये पूछ लेना कि आप कौन हैं, इससे पता चल जाएगा कि वो किस काम से आए थे। और अगले दिन भी दोनों पति पत्नी अपने बच्चों को घर में छोड़कर उनसे घर को अंदर से बंद करने के लिए कहकर चले गए। दूर से मगरू ये देख रहा था और थोड़ी ही देर में वो उनके घर जाता है। बच्चों, दरवाजा खोलो, मैं दूध वाला हूँ, मैं दूध बेचता हूँ। लेकिन मम्मी पापा नहीं है, आप शाम में आना। मुझे तुम्हारे मम्मी पापा ने ही भेजा है तुम्हें दूध देने के लिए, दरवाजा खोलो। लेकिन बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि क्या करें। सॉरी अंकल, हम दरवाजा नहीं खोल सकते, मम्मी पापा सिखाए हैं कि किसी भी अनजान व्यक्ति से कुछ खाने की चीज नहीं लेनी चाहिए। उनकी बात सुनकर मगरू बहुत गुस्सा करता है, लेकिन दूर से पिग्गी और पिग्गा आते दिखते हैं तो वो तुरंत वहाँ से भाग जाता है। फिर बच्चे पूरी बात अपने मम्मी पापा को बताते हैं। लगता है वो बच्चा चोर ही है, अब से हमें सावधान रहना होगा। इधर मगरू बहुत गुस्से में रहता है, उसे अब सावधान रहना होगा। मैं तो बच्चों को चुरा कर ही रहूंगा, चाहे जो हो जाए। और अगले दिन मगरू पिग्गी और पिग्गा के जाने के बाद उनके घर जाता है और गुस्से में दरवाजा तोड़ देता है और वो तीनों बच्चों को उठाकर भागने लगता है। लेकिन उसे नहीं पता था कि थोड़ी ही दूर में पिग्गी और पिग्गा उसका इंस्पेक्टर सींगा गेंडे के साथ इंतजार कर रहे थे। वो रहा बच्चा चोर मगरू। अब इसकी खैर नहीं। और सींगा तुरंत मगरू के सामने आ जाता है और उसके कांस्टेबल्स उसको घेर लेते हैं। बच्चों को छोड़ दो मगरू, तुम रंगे हाथों बच्चा चोरी करते पकड़े गए हो। अरे, ये क्या, ऐसा कैसे हो सकता है? हम कल रात में इंस्पेक्टर सिंगा जी से मिलकर तुम्हें रंगे हाथों पकड़ने का प्लान बनाया था। और फिर मगरू से सिंघा बच्चों को छीन लेता है और मगरू की पिटाई हो जाती है और उसको पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है। जब कोई गलत काम करता है और दूसरों को नुकसान पहुंचाता है तो एक न एक दिन उसे अपने बुरे कामों का बुरा परिणाम भुगतना ही होता है। महानगर शहर में भल्लू भालू की कपड़े धोने की दुकान थी। वो हर दिन अलग अलग जानवरों की कपड़ों की भारी भरकम गठरी लेकर जाता था। दिन भर काम करने की वजह से वो थक भी जाता था। तो पिग्गी एक दिन कहता है, भल्लू भाई, इतनी बारिश में भी तुम इतने साफ कपड़े धोकर ला रहे हो और सब के सब सूखे हैं। तुम्हारे काम की जितनी तारीफ करूँ कम होगी। पिग्गी भाई, ये तो मेरा काम है, अगर मैं अपने काम में ईमानदारी नहीं रखूंगा तो कैसे चलेगा। अच्छा, अब मैं दूसरों को कपड़े देने जा रहा हूँ। ऐसे ही बहुत साल बीत जाते हैं और भल्लू बूढ़ा होने लगता है। वो अब पहले जैसे बोझ नहीं उठा पाता था और बीच बीच में आराम करने के लिए बैठ जाता था। थोड़ी चाय पी लेता हूँ, जिससे थोड़ी फुर्ती आ जाएगी। ऐसे ही कुछ दिनों बाद गर्मी का मौसम शुरू हो जाता है और भल्लू गर्मी में कपड़ों का बोझ लेकर जाता रहता है। लेकिन धूप और गर्मी की वजह से उसे चक्कर आ जाता है और वो एक गड्ढे में गिर जाता है। गड्ढे से निकलने की वो बहुत कोशिश करता है लेकिन निकल नहीं पाता। अरे भल्लू, तुम इतने गहरे गड्ढे में। फिर पिग्गी बहुत दुखी हो जाता है। भल्लू
अब तो लगता है कि तुम ऐसे ही गड्ढे में फंसे रहोगे। इस गड्ढे को गहरा खोदा गया है, इसलिए ध्यान से देखो। आसपास बहुत मिट्टी है, तुम उस मिट्टी को वापस गड्ढे में गिराओ। अरे क्या बोल रहे हो? ऐसे तो तुम दब जाओगे। नहीं, यही एक तरीका है मेरे बचने का। और फिर भल्लू के कहने पे पिग्गी गड्ढे में मिट्टी गिराने शुरू कर देता है और भल्लू अपने ऊपर गिरी मिट्टी को झटके से गिरा देता था और उस पर चढ़ जाता था। इस तरह से जितनी मिट्टी पिग्गी गड्ढे में गिराता, भल्लू उतनी मिट्टी से गड्ढा पाटने लगा। हर बार मिट्टी बढ़ती गई और भल्लू भी उसी मिट्टी के सहारे ऊपर खड़ा होता गया। और जैसे जैसे बाहर की मिट्टी गड्ढे के अंदर गिरती गई, वैसे वैसे भल्लू गड्ढे में ऊपर उठता गया और फिर वो गड्ढे से बाहर आ गया। वाह भल्लू, तुम तो बहुत समझदार निकले। इतनी बड़ी मुसीबत में भी तुमने अपना धैर्य और साहस नहीं खोया। पिग्गी, तुम्हारा मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा। तुमने मेरी बहुत बड़ी मदद की है। और इस तरह से भल्लू गहरे गड्ढे में गिरने के बाद भी अपना धीरज नहीं खोया। वो स्थिति को अच्छे से परख कर अपनी समझबूझ का सहारा लेकर उस मुश्किल गड्ढे से बाहर निकल आया। मुसीबत में हमेशा धैर्य से काम लेना चाहिए। विनमय जंगल में भल्लू भालू और पिट्टू बंदर रहते थे। दोनों में बहुत कंपटीशन की भावना थी। जहाँ भल्लू बहुत ताकतवर था और बड़े बड़े पेड़ों को हिलाकर शहद का छाता तोड़ देता था, पिट्टू ऊंची ऊंची छलांग लगाकर फल तोड़ देता था। पिट्टू, तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर नहीं हो। हाँ तो क्या हुआ, तुम कौन से मेरे जैसे पेड़ से फल तोड़ लेते हो? मुझसे मुकाबला करो, जो जीतेगा उसका नाम होगा। ठीक है। दोनों तोता के पास जाते हैं। तुम दोनों की काबिलियत अलग अलग है, इसमें मुकाबला क्यों? मुकाबला तो बनता ही है तोता जी, आखिर ये मुझे चिढ़ाता है। ये भी मुझे नीचा दिखाता है। मुकाबला तो अब होके ही रहेगा तोता भाई। आप जीत और हार का फैसला करना। ठीक है, मैं तुम दोनों को एक ही चैलेंज दूंगा, उसको तुम्हें पूरा करना होगा। तुम दोनों नदी के पार जाओ और मेरे लिए बड़े पेड़ का अमरूद तोड़ कर लेकर आओ। मैं अमरूद खाने के बाद बताऊंगा कि ये कंपटीशन कौन जीता। मंजूर, मैं ही जीतने वाला हूँ। अरे तू क्या जीतेगा, तू तो आधे रास्ते में ही थक जाएगा। जीत तो मेरी ताकत की ही होगी। फिर दोनों नदी के पास पहुँच जाते हैं। बंदर नदी के धारा देखकर डर जाता है। नदी तो बहुत तेज बह रही है, इससे मैं पार कैसे करूँगा? तुम नदी पार नहीं कर सकते, मैं कर सकता हूँ। लेकिन मैं अगर अकेले नदी पार कर दूंगा तो तोता भाई के सामने तुम कहोगे कि तुम्हें पूरा मौका नहीं मिला। वो तो मैं कहूँगा ही। ऐसा करता हूँ, मैं तुम्हारी पीठ के ऊपर बैठ जाता हूँ। हाँ, बैठ जाओ। फिर भल्लू पिट्टू को पीठ पर बिठाकर नदी के पार चला जाता है। नदी के पार पहुंचने के बाद, अरे यहाँ तो पेड़ ही पेड़ है, कैसे पता चलेगा कि कौन सा पेड़ अमरूद का है? मुझे तो यही नहीं पता कि अमरूद का पेड़ दिखता कैसे है। मुझे पता है कौन सा पेड़ है अमरूद का, और मैं पेड़ पर चढ़कर दूर तक देख सकता हूँ कि वो कहाँ है। लेकिन अगर मैं अकेला फल तोड़ कर ले आऊँगा तो तुम तोता भाई से कहोगे कि मैंने तुम्हारी मदद का मोल नहीं चुकाया। हाँ, वो तो मैं कहूँगा ही। अब तुम अमरूद के पेड़ को देखो कहाँ है। और पिट्टू पेड़ पर चढ़कर पेड़ का पता लगा लेता है और फिर दोनों उस पेड़ के पास पहुंचते हैं। पिट्टू पेड़ पर चढ़ जाता है और अमरूद तोड़ने लगता है। भल्लू उसी पेड़ को जोर जोर से हिलाता है और अमरूद अपने आप टूटकर गिर जाते हैं। पिट्टू और भल्लू अमरूद इकट्ठा करते हैं और दौड़ दौड़ कर नदी के पास पहुंच जाते हैं। अरे अगर मैं नदी पार करूंगा तो अमरूद कैसे पकड़ के रखूंगा? मैं अमरूद तो पकड़ सकता हूँ, लेकिन नदी पार नहीं कर सकता। दोनों एक दूसरे को
देखते हैं और फिर भल्लू अपने अमरूद पिट्टू को दे देता है और पिट्टू उसकी पीठ पर बैठ जाता है और फिर दोनों नदी पार करते हैं और वहीं पर तोता आ जाता है। अरे वाह, इतने सारे अमरूद! अब बताओ कि किसकी कितने अमरूद है? ये तो मैं अब नहीं बता सकता कि किसके कितने अमरूद है। हाँ, मुझे भी नहीं पता कि किसके कितने अमरूद है। ये तो सब मिल गए हैं। तो फिर विजेता किसका बनाओ? अगर पिट्टू नहीं होता तो मैं अमरूद के पेड़ को पहचान ही नहीं पाता। लेकिन अगर भल्लू नहीं होता तो मैं तो नदी भी पार नहीं कर सकता। तो फिर तुम दोनों में मिलजुल कर अपनी अपनी खूबी के हिसाब से ये एक काम करके आए हो। हाँ, मेरी खूबी और भल्लू की खूबी मिलकर काम करे, तब ही हम ये अमरूद लेकर आ पाए। और हमें ये भी समझना पड़ेगा कि हम सब में कोई न कोई कमी भी रहती है। अब हम दोनों मिलजुल कर रहेंगे। अब हम दोनों मिलजुल कर रहेंगे। बहुत अच्छी बात है, मुझे तो बहुत खुशी हुई। मैंने जो चैलेंज दिया था वो तुम्हें यही समझने के लिए था कि हमें अपनी अपनी खूबी में घमंड नहीं करना चाहिए और मिलजुल कर रहना चाहिए। और फिर भल्लू और पिट्टू में अच्छी दोस्ती हो जाती है। एक जंगल में एक बूढ़ा शेर रहता था। वो बहुत कमजोर हो चुका था और खुद से शिकार भी नहीं कर सकता था। इस तरह कमजोर होने के कारण वो भूखा रहने लगा और अपनी गुफा में सोचने लगा, अगर ऐसा ही रहा तो मैं तो इस बुढ़ापे में भूखा ही मर जाऊंगा। अगर मेरी मदद छोटू कर देगा तो मेरा काम बन सकता है। और फिर शेरा छोटू से मिलता है। छोटू, तुम मेरे बीमार होने की खबर जंगल में फैला दो, बाकी मैं तुम्हें खाने में हिस्सा दिया करूँगा। छोटू शेर की बीमार होने की खबर जंगल में फैला देता है। जब जानवर शेर की तबीयत पूछने के लिए उसकी गुफा में जाते थे तो शेर उनका शिकार कर लेता था। इस तरह से बहुत दिनों तक शेर एक एक करके बहुत से जानवरों को खा जाता था और वो हट्टा कट्टा हो गया। ये तो अच्छा तरीका हाथ लगा है। अब तो मुझे जंगल में भटकने की जरूरत नहीं है, गुफा में ही शिकार आ जाते हैं। एक दिन रिंकू खरगोश सोचता है कि जंगल से जानवर कम हो रहे हैं। जो भी जानवर शेर को देखने के लिए गया है उसके बाद से दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा क्या राज है, पता करना होगा। और रिंकू शेर की गुफा के बाहर जाता है। महाराज शेर जी, कैसे हैं आप? कौन है? मेरी तबीयत बहुत खराब है, अंदर आ जाओ। मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। आ जाओ दोस्त, गुफा के अंदर आ जाओ। इतनी देर में रिंकू गुफा के आसपास ध्यान से देखता था। महाराज, आपकी गुफा के अंदर जानवरों के पंजों के निशान हैं, लेकिन जानवरों की बाहर आने की निशान नहीं है। कुछ गड़बड़ है। और अब तो मैं अंदर झांक कर देख रहा हूँ, गुफा के अंदर तो जानवरों की हड्डियाँ दिखाई दे रही है। फिर रिंकू वहाँ से भाग जाता है और पूरे जंगल में ये बात फैला देता है। सारे जानवर छोटू को पकड़ लेते हैं। क्यों छोटू, तुम्हारी और शेर की क्या मिली भगत है, बताओ हमें। डर के कारण छोटू सब बोल देता है। फिर छोटू की पिटाई हो जाती है और उसे जंगल से बाहर निकाल दिए जाते हैं। लगता है कि अब मैं अपने बुरे कर्मों के कारण भूखा ही रह जाऊंगा। शेर जंगल में शिकार नहीं कर पाता है और उसका भूखे रहने से बहुत बुरा अंत होता है। दूसरों की अच्छाई का फायदा उठाने से और धोखा देने का परिणाम कभी अच्छा नहीं होता है।
किसी गांव में रघु नाम का एक भालू बच्चा रहता था। उसका पढ़ाई लिखाई में जरा भी मन नहीं लगता था। पढ़ाई के नाम से बचने के लिए वह बहुत कुछ करता था। उसकी बहन पढ़ने लिखने में काफी अच्छी थी और वह अपने घर वालों की बात भी मानती थी। बेटा रघु, जितना खेलना कूदना जरूरी है उतना पढ़ना लिखना भी जरूरी है। अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे, हर समय बस खेलते ही रहोगे और अपने दोस्तों के साथ मस्ती करोगे तो तुम बड़े होकर कुछ नहीं कर पाओगे। बेटा, खेलने के साथ पढ़ाई पर भी उतना ही ध्यान दो तुम। मम्मी, आप भी ना, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मुझे पढ़ना लिखना जरा भी पसंद नहीं। जब भी मैं पढ़ने लिखने के लिए बैठता हूँ तो मुझे नींद आने लगती है और मेरा सिर दर्द करने लगता है, इसलिए मुझे पढ़ना लिखना जरा भी पसंद नहीं। भैया, ऐसी बात नहीं है। अगर आप पढ़े, मन लगाकर पढ़ेंगे तो आपको ना सारी पढ़ाई समझ में आने लगेगी, जैसे मुझे आती है। पता है, मुझे पढ़ते हुए जरा भी नींद नहीं आती, बल्कि मुझे तो पढ़ने बहुत अच्छा लगता है। तभी वहाँ पर रघु का दोस्त गोलू नेवला आ जाता है। अबे रघु, चलो खेलने चलना नहीं है क्या? हाँ गोलू, रुको, मैं अभी आया। ऐसा कहकर वह अपने दोस्त गोलू के साथ खेलने के लिए चला जाता है और उसकी मासूमन ये देखकर बहुत दुखी होती है। अगले दिन रघु और आरती स्कूल जाते हैं। बच्चों, आज आप सभी के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। पता है, प्रिंसिपल सर ने आप सभी बच्चों के लिए हमारे स्कूल में आज से लाइब्रेरी ओपन करा दी है। आज से आप सभी बच्चे लाइब्रेरी जाकर उसमें बुक्स पढ़ सकते हैं। ये बच्चे सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं, मगर रघु को तो इस बात से कोई लेना देना ही नहीं था। मैडम सभी बच्चों को लाइब्रेरी में ले जाती है और सभी बच्चे अब किताब लेकर बैठकर उसे पढ़ने लगते हैं, मगर रघु को इतनी सारी बुक देखकर सर चकराने लगता है। यहाँ तो बस किताब ही किताब है, कुछ खेलने के लिए तो नजर ही नहीं आ रहा। मेरा तो यहाँ पर सर दर्द कर रहा है। तभी वहाँ पर मैडम आ जाती है और रघु से कहती है, बेटा रघु, तुम कोई किताब क्यों नहीं पढ़ रहे हो? चलो, मैं तुम्हें एक अच्छी सी बुक देती हूँ जिसे पढ़कर तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। ये लो रघु, हमारे इतिहास से जुड़ी बुक, इसे पढ़ो तुम। रघु का मन नहीं था, पर फिर भी वह बुक लेकर उसे पढ़ना शुरू करता है। थोड़ी देर पढ़ते पढ़ते रघु को वो किताब अच्छी लगने लगती है और वह बुक पढ़ते पढ़ते समय कब बीत जाता है उसे पता ही नहीं चलता। रघु घर जाता है। चलो बच्चों, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ, आ जाओ खाना खा लो। खाना खाते हुए रघु कहता है, मम्मी, आज मैंने हमारे इतिहास से जुड़ी एक बुक पढ़ी और उसे पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या सच में रघु? हाँ मम्मी, आज तो भैया ने पूरी किताब पढ़ डाली। ये तो बहुत अच्छी बात है रघु बेटा, तुम्हें ऐसी ही बुक्स पढ़नी चाहिए, तुम्हें और भी जानकारी मिलेगी अपने इतिहास से जुड़ी। हाँ मम्मी, मैं कल भी लाइब्रेरी जाकर और बुक्स पढ़ूंगा, मुझे आज बहुत अच्छा लगा। अब रघु रोज लाइब्रेरी में बुक्स पढ़ने जाने लगा, जिससे उसका पढ़ाई का इंटरेस्ट बढ़ता चला गया और वो खेलने कूदने पर भी कम ध्यान देने लगा। विद्यापुर नाम के गांव में पीलू चिड़िया रहती थी। उसका बेटा बबलू और बहू बबली वो भी उसी के साथ रहते थे। लेकिन बबलू और बबली को बूढ़ी पीलू का साथ रहना पसंद नहीं आता था। पीलू की एक बेटी थी, उसका नाम हरी था। हरी की बड़े शहर में शादी हो चुकी थी। शादी के बाद से वो बहुत घमंडी हो गई थी और अपने मायके वालों से ज्यादा बातचीत नहीं करती थी। एक दिन बबलू कहता है, माँ, मेरी बात सुनो, मेरी कमाई बहुत कम हो चुकी है और महंगाई बहुत ज्यादा। मैं तुम्हारा खर्चा वर्चा नहीं उठा पाऊंगा और गांव में हमारा कोई रिश्तेदार भी नहीं है जहां मैं आपको छोड़ कर आ सकूं। मेरी पूरी कमाई घर चलाने में ही चली जाती है। मुझे बच्चे होंगे तो उन्हें स्कूल कैसे भेजूंगा, ये भी मैं सोचता रहता हूँ। तुम ऐसा करो कि कुछ दिन हरी दीदी के यहाँ चली जाओ। तो पीलू कहती है, बेटा, अपनी बेटी के ससुराल में माँ का रहना अच्छी बात नहीं है, लेकिन तुझे तकलीफ ना हो तो मैं ही ये तकलीफ उठा लेती हूँ। फिर पीलू अपनी बेटी के ससुराल चली जाती है। पीलू अपनी बेटी को कहती है, बेटी हरी, क्या मैं तेरे घर कुछ महीने रुक सकती हूँ? वो क्या है ना, बबलू की कमाई कम हो गई है तो वो मुझे तेरे यहाँ रुकने के लिए कह रहा है। तो हरी कहती है, अरे माँ, मैं तो अपने पति के साथ आज ही अपनी ननद की शादी में विदेश जाने वाली हूँ, मैं तुम्हें यहाँ कैसे रख सकती हूँ? पीलू ये सुनकर बहुत दुखी होती है। वो रोने लगती है। हे भगवान, इस बुढ़ापे में मेरे बच्चे कैसे हैं?
जो मुझे सहारा नहीं दे सकते हैं। मुझे अपने हाल में ही छोड़ दिया है, लेकिन मैं भी हिम्मत नहीं हारूंगी। फिर थोड़ी देर में कुछ सोचकर वो एक सुनार के पास जाती है और पीलू वहाँ पे कहती है, सुनार भैया, आप ये मेरे कान के सोने की कुंडल गिरवी रख लो और मुझे इसके कुछ पैसे दे दो। तो सुनार कहता है, इस कुंडल के तो मैं आपको 5,000 ही दे पाऊंगा पीलू बहन। पीलू उन 5,000 को लेकर एक छोटी सी किराए की झोपड़ी में चली जाती है और मन में सोचती है, इन पैसों से तो 1 महीने का गुजारा हो जाएगा। उसके बाद मेरे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं बचेंगे और मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगी। मुझे काम शुरू करना चाहिए, लेकिन इतने पैसों से मैं सिर्फ लड्डू बनाने का काम ही शुरू कर सकती हूँ। फिर अगले ही दिन से पीलू बूंदी के लड्डू बनाकर गांव में एक स्कूल के बाहर बेचने लगती है। पीलू आवाज लगाती है, बूंदी के लड्डू ले लो, बूंदी के लड्डू, गर्मा गर्म बूंदी के लड्डू, मीठे मीठे बूंदी के लड्डू। वहाँ पर सुंदरी आती है, बहन बूंदी के लड्डू कितने की है? तो पीलू कहती है, सिर्फ 20 रुपए की 4। तो सुंदरी कहती है, मुझे पहले एक चखने के लिए देना। तो सुंदरी एक लड्डू खाती है और कहती है, वाह बहन, तुमने तो कमाल के बूंदी के लड्डू बनाए हैं। ये लो पैसे, मैं और भी लोगों को तुम्हारे पास भेजूंगी। गरीब को इतना स्वादिष्ट और अच्छा बूंदी के लड्डू नसीब नहीं होता है, वो सब बहुत खुश होंगे। घर लौटते समय पीलू को 2 गरी मिलती है। पीलू उन दोनों चिड़ियों को भी बूंदी के लड्डू दे देती है। इस तरह से जल्दी ही पीलू की दुकान चल पड़ती है और उसके पास इतने ग्राहक आते हैं कि वो अकेले काम नहीं कर सकती थी। पीलू रोज बूंदी के लड्डू बनाती और 2 बूंदी के लड्डू उन गरीब चिड़ियों को दे देती थी। तभी वहाँ पे सुंदरी आती है और कहती है, सुनो पीलू चिड़िया, मैं इस स्कूल की प्रिंसिपल हूँ। स्कूल में रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन होगा। आप हमारे स्कूल के लिए 500 लड्डू का ऑर्डर ले लो। ये सुनकर पीलू बहुत खुश हो जाती है और मन में कहती है, अब रिपब्लिक डे आने वाला है, बूंदी लड्डू लोगों को बहुत पसंद आ रहे हैं, लेकिन अब मुझे और भी लोग चाहिए। क्यों ना मैं उन गरीब चिड़ियों को काम पर लगा लूं? पीलू उन चिड़ियों से कहती है, सुनो, तुम दोनों यहाँ पर भीख मांगती हो, मैं तुम्हें एक काम दे सकती हूँ अपनी दुकान में, अगर तुम करना चाहो तो लवली कहती है, बहन मेरा नाम लवली है, मैं एक अमीर घर से थी, लेकिन मेरे बच्चों ने मुझे घर से निकाल दिया तो मैं यहाँ हूँ। तब और एक चिड़िया कोयल कहती है, मैं भी अच्छे घर से थी बहन, मेरी भी यही कहानी है। हम तुम्हारे साथ काम करेंगे और मेहनत से पैसे कमाएंगे। ये सुनकर पीलू बहुत खुश हो जाती है और फिर तीनों चिड़िया मिलकर रिपब्लिक डे के लिए लड्डू बनाने का काम शुरू कर देते हैं। ऐसे ही एक दिन पीलू का बेटा उसकी दुकान में आता है। माँ, तुम तो बहुत मेहनती हो, मुझे माफ कर दो माँ। हम जवान लोगों के रहते तुम्हें इतनी परेशानी उठाने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे माफ कर दो ना, तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाया मैं। तुम्हें किस हाल में छोड़ दिया था। मैं अब तुम्हारी दुकान में काम करूँगा। तो पीलू कहती है, बेटा अब मेरे रिपब्लिक डे के लिए बूंदी के लड्डू बना रही हूँ, तू जाकर और भी स्कूल से ऑर्डर ले आ। फिर उस दिन बबलू दूसरे स्कूल से लड्डू के ऑर्डर ले आता है और उसकी पत्नी भी पीलू के काम में हाथ बटाने लगती है और पूरी ईमानदारी से वो दोनों पीलू की सेवा करने लगते हैं। जल्दी ही पीलू सभी की मदद से सभी स्कूलों का ऑर्डर पूरा कर देती है और रिपब्लिक डे में सुंदरी उसे स्पेशल मेडल भी देती है, जिससे पीलू और उसका परिवार बहुत खुश हो जाता है। इस तरह से पीलू अब अपने परिवार में खुशी खुशी रहने लगती है। महाबलीपुर गांव के जंगल में सुंदरी कवि समोसे बेचा करती थी। उसकी दुकान बहुत अच्छे से चलती थी और ग्राहकों की हमेशा से भीड़ लगी रहती थी। ऐसे ही बहुत समय तक काम करते हुए उसने बहुत पैसे कमाए और काफी पैसा बचाकर छोटे घोंसले से एक बड़ा घोंसला खरीद ली। उस दिन से उसको बहुत घमंड हो गया। एक दिन उसकी दुकान में एक ग्राहक आया। दीदी, मुझे 2 समोसे दो और हिसाब खाते में लिख लो। कैसा हिसाब? आज से उधार
बंद। और हाँ, अब से समोसे 20 रुपए प्लेट नहीं मिलेंगे, बल्कि 40 रुपए प्लेट मिलेंगे, समझे कि नहीं? अरे सुंदरी दीदी, आप ऐसे कैसे बात कर रही हो? मैं तो आपको रेगुलर ग्राहक हूँ, आपको हर 15 दिन में पैसे दे देता हूँ। हाँ, मेरी ही गलती थी जो मैं तुम जैसे गरीब लोगों को सस्ते दामों में समोसे बेचा करती थी। अब दीदी दीदी करना बंद करो और पैसे रखो। इस तरह से सुंदरी बहुत घमंडी हो चुकी थी और वो गरीब ग्राहकों से पहले पैसे रखवाती, बाद में समोसे देती थी। जंगल के पक्षियों के पास और कोई समोसे की दुकान नहीं थी जिसका सुंदरी फायदा उठा रही थी। फिर कुछ महीनों के बाद उसकी दुकान के सामने पीलू चिड़िया अपना समोसे का ठेला खोलती है। उसकी दुकान चलती देखकर सुंदरी उसे झगड़ा करने के लिए चली जाती है। पीलू चिड़िया, तुम मेरे ठेले के सामने समोसे क्यों बेच रही हो? कहीं और जाकर बेचो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे सुंदरी दीदी, तुम मुझ पे गुस्सा क्यों हो रही हो? मैं तो एक गरीब चिड़िया हूँ, तुम्हारे अनुभव के सामने मेरी क्या औकात? वैसे भी मेरे ठेले के कारण तुम्हें ही ज्यादा फायदा होगा। तुम्हारी ज्यादा बड़ी दुकान है, मेरा छोटा सा ठेला है। पीलू की बातें सुनकर सुंदरी वहाँ से चली जाती है। पीलू अपने ग्राहकों के साथ बहुत अच्छे से बात करती थी, जबकि सुंदरी बहुत घमंड से। जल्द ही पीलू की दुकान में भीड़ लगने लगी, क्योंकि वो समोसों को सिर्फ 15 रुपए में बेचा करती थी। ये पीलू तो बहुत ही चालाक निकली। इसकी दुकान से ग्राहक खींचने होंगे। मैं अपना दाम कम नहीं कर सकती, लेकिन मैं अपने समोसे बड़े कर सकती हूँ। लेकिन अगर मैं बड़े समोसे बनाऊंगी तो मुझे ज्यादा तेल लगेगा और मुझे फायदा भी नहीं होगा। ऐसा करती हूँ कि समोसे में मिलावटी इंजेक्शन लगाकर उनका साइज बड़ा कर देती हूँ। ऐसे सुंदरी मन में सोचती है। फिर ऐसा सोचकर सुंदरी अपने घर में समोसों में इंजेक्शन लगाकर उन्हें बड़ा कर देती है और मन ही मन बहुत खुश होती है। जंबो समोसे ले लो, जंबो समोसे, इतने बड़े समोसे कभी नहीं देखे होंगे। ऐसे अपनी दुकान में बैठ के चिल्लाती रहती है। जंगल के पक्षी सुंदरी की आवाज सुनकर उसकी दुकान की तरफ भागते हैं और समोसों का साइज देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं और सिर्फ कुछ ही मिनटों में सुंदरी की जंबो समोसे बिक जाते हैं। देखा पीलू चिड़िया, मुझसे पंगा लेने का नतीजा। लेकिन तभी वहाँ समोसे खाने वाले उल्टियाँ करने लगे। सुंदरी घबरा जाती है। अरे ये क्या, इन्हें तो उल्टियाँ हो रही है। सुंदरी, तुमने इन समोसों में क्या मिलाया है जिससे सबकी तबीयत खराब हो गई? इसके पहले सुंदरी कुछ बोल पाती, सभी पक्षी उसको घेर लेते हैं। सुंदरी, तुम हमसे इतना सारा पैसा लेती हो समोसों का, लेकिन समोसे के नाम पर ये जहर बेच रही हो। वो पीलू कम दाम में भी हमें स्वादिष्ट और सेहतमंद समोसे खिलाती है। तुम्हारी समोसों का जंबो साइज देखकर हम लालच में आ गए और उन्हें खाकर हमारी हालत ऐसी हो गई है जैसे कई महीनों से हम बीमार हैं। अब तुम्हें इसका हर्जाना भुगतना होगा। ऐसा कहकर सभी पक्षी सुंदरी को पुलिस के हवाले कर देते हैं। पीलू पूरी ईमानदारी के साथ स्वादिष्ट समोसे बेचना जारी रखती है और जंगल वाले उसको बहुत तारीफ करते हैं। अब जंगल में बस उसी की समोसे की दुकान थी। पीलू और बाकी लोग अब हंसी खुशी रहने लगे।